नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 70 सालों में जो महत्वपूर्ण 5 फैसले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें 70 सालों की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की, तो उसमें केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो मिनर्वा मिल का जो है केस माना जाता है। एक महत्वपूर्ण केस मेनका गांधी का जो केस है वो भी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी से जुड़े हुए 4 केसेस हैं, जजेस केस। वो हम जो फाइनल है उसको ले लेते हैं, जो अभी एनजेएसी केस भी जिसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन केस। और एक जो केस है वो अभी टेम्पल केस। मैं इन 5 केसेस को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं। वैसे तो हर केस सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो देश के लिए कानून के बराबर ये होता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है और उसकी जजमेंट सब पर बाइंडिंग है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट और जुरिस्डिक्शन में, पूरे भारत के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जजमेंट होते हैं जो हमेशा या लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। लैंडमार्क डिसीजन वही होते हैं जिनका या तो आउटकम बहुत कमाल का हो, या उन्होंने समय के साथ वो ये बताते हैं कि ये जो डिसीजन थे कितने महान थे और इसके चलते जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे चेंज हुआ, अगर ये ना हुआ होता तो कैसे होता। अब अगर हम इन पांच जजमेंट की बात करें तो केशवानंद भारती केस जो था, ये जब से भारत आजाद हुआ, भारत के आजाद होने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार जो थी वो उसी समय से चाहती थी कि लैंड रिफॉर्म्स देश में हो। देश में जमीनें कुछ लोगों के पास थी जो जमींदारी व्यवस्था के तहत कुछ लोगों को मिली हुई थी, और उस पर जो खेती करते थे, काश्तकार थे, उनको जमीन पर मालिकाना हक नहीं थे और उनको केवल और केवल वो खेती करने के लिए जमीन दी गई थी। कांग्रेस का ये मानना था कि जमीन उसी की होनी चाहिए जो उसको जोतता है, जो उस पर खेती करता है। इसी के चलते देश भर में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए, और जब जमींदारी अबोलिशन के लिए जो कानून आए वो देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स में चैलेंज हुए। चैलेंज होने के चलते पटना हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें ये कहा कि जो बिहार का लैंड रिफॉर्म एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके कुछ प्रोविजन स्पेसिफिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके चलते सरकार को लगा कि उनकी जो लैंड रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने पहला जो है संविधान संशोधन कर दिया। पहला संविधान संशोधन होने के बाद उन्हीं जमींदारों और कुछ अन्य लोगों ने उसमें पहले संविधान संशोधन के कई कारण थे, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने ये किया कि जो लैंड रिफॉर्म्स के एक्ट है उसमें भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ते हुए, यानी 9वीं अनुसूची में जो भी कानून रख दिया जाएगा वो उसको जुडिशियल रिव्यू से वो बाहर हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू उसका हो नहीं सकेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से या हाई कोर्ट के दायरे से बाहर हो गए। अब उस समय जब शंकरी प्रसाद के नाम से ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज किया गया कि अभी तो प्रोविजनल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जनरल इलेक्शन हुए नहीं है, ये तो वो पार्लियामेंट है जो केवल टेम्परेरी काम कर रही है और ये संविधान में बदलाव नहीं कर सकते। जबकि दूसरे पक्ष का यानी सरकार का ये मानना था कि सरकार सारे वो काम कर सकती है जो एक पार्लियामेंट कर सकती है, भले ही ये प्रोविजनल पार्लियामेंट हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत का संविधान बनाया है,
वही संविधान बनने के बाद प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसके पीछे और भी कई तर्क थे और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है और प्रोविजनल पार्लियामेंट ने भी जो संविधान में संशोधन किया है वो सही है। उसके बाद चौथा संविधान संशोधन हुआ, 17वां संविधान संशोधन हुआ। उसी की अब सीक्वेंस में अगर देखें तो बाद में शंकरी प्रसाद की तरह राजस्थान में जब लैंड रिफॉर्म्स चैलेंज हुए तो सज्जन सिंह का केस था। सज्जन सिंह के केस में भी शंकरी प्रसाद का जो रेशियो था उसको माना गया, लेकिन डिसेंटिंग ओपिनियन जो थे उसमें जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि देर आर सर्टेन फंडामेंटल, उन्होंने कहा कि जो पार्ट 3 है दैट इज फंडामेंटल इन नेचर एंड विच कैन नॉट बी चेंज्ड और अमेंडेड और वायलेटेड, और उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ भी आप बदल सकते हैं। उस समय जस्टिस मुधोलकर ने कहा कि देर आर एसेंशियल फीचर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच यू कैन नॉट चेंज, ऑल अदर थिंग्स यू कैन चेंज। तो उन्होंने एक किस्म से उस सज्जन सिंह की जजमेंट में आईसी गोलकनाथ का जो बीज पड़ा और दूसरा केशवानंद भारती का भी बीज वहां पे पड़ा, क्योंकि आगे जाकर के फिर वो मुधोलकर की जो जजमेंट है वो केशवानंद भारती में बड़े रूप में प्रिंसिपल रखा गया। यानी कि सज्जन सिंह का केस, सज्जन सिंह के बाद गोरखनाथ का केस, गोरखनाथ के केस में 11 जजों की बेंच ने यह कहा कि सरकार पार्ट 3 में कोई बदलाव नहीं कर सकती और पार्ट 3 में ही उस समय राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। तो फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी था और उसको आप नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी तक जो हो गया वो हो गया, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के चलते पीछे के मामलों को अनसेटल नहीं किया जाएगा, जो हो गया सो हो गया, आगे से सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार ने फिर से अपनी कोशिश की, उसको बाईपास करते हुए सरकार ने फिर कुछ संविधान संशोधन किए और उसके बाद जो है 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संविधान संशोधन जो केरला लैंड रिफॉर्म्स के साथ केशवानंद भारती ने अपने केस में स्टेट ऑफ केरला के साथ जो केस था उसमें उन्होंने चैलेंज किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तब 13 जजेस की बेंच, आज तक की जो सबसे बड़ी बेंच थी, वो बैठी और उन्होंने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट जो है संविधान में कोई भी बदलाव कर सकती है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। उसमें जो एसेंशियल फीचर्स हैं कुछ, उनको बदलाव नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। बदलाव किसी भी भाग में कर सकते हैं बशर्ते कि वो एसेंशियल फीचर को टच ना करे, उसको वायलेट ना करे। वो सबसे बड़ी जजमेंट थी और उसके चलते पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर थी उसको लिमिटेड कर दिया गया। उस पर एक लिमिट लगा दी गई कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं लेकिन आप ये चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये था केशवानंद भारती का केस। इसके बाद जो मिनर्वा मिल है, मिनर्वा मिल इज लाइक केशवानंद भारती केस 2। अब केशवानंद भारती के केस के बाद क्या हुआ था कि इन्होंने एसेंशियल फीचर तो बता दिए, कोर्ट ने एसेंशियल फीचर कह दिए कि एसेंशियल फीचर थ्योरी है, लेकिन वो बताए नहीं कि एक्चुअल में क्या है। कुछ एक बता दिए और कुछ बोले कि समय समय पर और केस टू केस पर ये डिसाइड करेगा। मिनर्वा मिल का केस ऐसा था कि जो कुछ मिलें, जो टेक्सटाइल मिलें घाटे में चल रही थी, उसको सरकार ने नेशनलाइज करने का फैसला लिया और कर्नाटका में एक मिल थी मिनर्वा मिल, उन्होंने इसको चैलेंज किया। ये कहानी केशवानंद भारती के केस से पहले ही शुरू हो गई 1970 में, लेकिन इसमें जो नोटिफिकेशन वगैरह हुए वो 1974 में हुए और उसके बाद जो है 1974 के बाद जब ये केस ऑलमोस्ट 1980 में डिस्कस हुआ, तो इस दौरान क्या हुआ था कि 75 में जब इंदिरा गांधी राजनारायण वाला जो केस था जिसके चलते इमरजेंसी लगी, उस इमरजेंसी के बाद सरकार ने कोशिश की थी कि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कि उसमें ऐसा कर दिया जाए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कि जुडिशियल रिव्यू से दूर कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने, जो उस समय के सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, उन इंदिरा गांधी के इलेक्शन को तो वाजिब ठहराया, लेकिन जो 39th अमेंडमेंट उन्होंने की थी उसमें जुडिशियल रिव्यू को हटाने के चलते उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उतना स्टेप डाउन कर दिया। अब ये देखने के बाद कि वो इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो वैलिड डिक्लेयर हो गया, वैलिडेट उसको कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद इंदिरा गांधी ने फिर एक कोशिश की। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि केशवानंद भारती केस को रिव्यू किया जाए। उस समय एक बार कोर्ट बैठ भी गई, लेकिन 2 ही दिन के बाद वो मामला गिव अप हो गया, क्योंकि लगा नहीं
कि ये किया जाना चाहिए, उस जज को, उस जजमेंट को रिव्यू किया जाना चाहिए। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक दूसरा खेल किया। उन्होंने कोशिश की 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो इमरजेंसी थी, कि भाई एक तो ये डिक्लेयर कर दिया जाए आर्टिकल 368 में कि जो है सुप्रीम कोर्ट, ये जो पार्लियामेंट है, कुछ भी अमेंड कर सकती है संविधान में, और वो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। इस तरह की बातें इसमें थी। दूसरा, इसमें जो आर्टिकल 31 में भी कुछ चेंज किए गए थे, 31C में, कि भाई अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको कानून में लाने के लिए अगर फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हो रहा है तो वो उस चीज पर चैलेंज नहीं किया जाएगा, इस तरह से उसमें था। तो उन सब बातों को भी मिनर्वा मिल के केस में स्टक डाउन किया। स्पेसिफिकली आर्टिकल 368 के जो क्लॉज 4 और 5 उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट ने किया। और ये करने से उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन में, बट दैट पावर इटसेल्फ इज लिमिटेड अमेंडिंग पावर। दे हैव कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दैट इज limited amending power, and limited amending power of the parliament itself is a basic structure or an essential feature. इस जजमेंट में कमाल की बात ये हुई कि इसने सेटल कर दिया केशवानंद भारती में जो इसेंशियल फीचर थ्योरी थी, कि अगर इसेंशियल फीचर थ्योरी आ गई, उसके बाद पार्लियामेंट ने कोशिश की इमरजेंसी में कि उसको बाईपास करने की, तो सरकार को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया कि यू कांट डू दिस। तो उसके चलते ये मिनर्वा मिल मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि इससे जो केशवानंद भारती केस था वो उन्होंने एक फिर से ये रीअसर्ट किया कि भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, आप लिमिटेड चेंज कर सकते हो, भले ही आपके पास ब्रूट मेजोरिटी हो, भले ही इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, यू कांट डू दिस। मेनका गांधी का केस जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट जो इमरजेंसी टाइम में चेंज हुई और जनता पार्टी की गवर्नमेंट हुई, तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने चाहा कि अब जो है इमरजेंसी क्यों लगी थी, ये सब जो है इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। उस समय मेनका गांधी से क्या कहा गया कि उसका जो पासपोर्ट था वो जमा करने के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी ने कहा। इसी को मेनका गांधी ने चैलेंज किया और मेनका गांधी ने इसके साथ साथ जो है पासपोर्ट एक्ट को भी चैलेंज किया था। पासपोर्ट एक्ट को उन्होंने वैलिडेट कर दिया इस जजमेंट में। पासपोर्ट एक्ट में ये कहा गया कि जो उसमें ऑप्शंस हैं कि जो नेचुरल जस्टिस के कहिए या एक रीजनेबल हियरिंग के उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, और उसको कोई ऐसा रिलीफ इमीडिएटली नहीं मिला मेनका गांधी को। लेकिन कमाल की बात इसमें यह थी कि इस केस में 25-30 साल पहले से जो 1951 में 50-51 में A.K. गोपालन के केस में जो सेपरेट आइलैंड थ्योरी, या कि भाई जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उसको क्यूमुलेटिवली नहीं पढ़ा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा क्यूमुलेटिव टेस्ट करके कि ये इसको भी इस पर भी सही ठहर रहा है, इस पर भी सही ठहर रहा है। जैसे 21 की बात करते हैं तो 21 की ही बात करें, उसके साथ 19 को उसके साथ नहीं रीड किया जाएगा, या 14 या 19 को, या 14 या 21 को, या 14, 19, 21 को क्यूमुलेटिवली एक साथ रीड नहीं कर सकते। इसमें जो है मेनका गांधी के केस में इसका बिल्कुल अपोजिट व्यू लिया कि भाई जो भी कानून बनेगा वो उसमें बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ना उसकी बात इसमें आ गई। अभी तक बात थी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, हमारे संविधान में दिया भी गया है आर्टिकल 21 में कि भाई जो पर्सनल लिबर्टी एंड जो फ्रीडम है जो लाइफ की, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ उसके बगैर नहीं ली जा सकती। लेकिन उसमें मेनका गांधी केस में कहा गया कि इसमें ना आर्टिकल 19 का भी और आर्टिकल 14 के जो गाइडलाइंस है या जो स्टैंडर्ड है उस पर भी ये टेस्ट किया जाएगा कि ये इसको तो वायलेट नहीं कर रहा। यानी कि जो सेपरेट आइलैंड थ्योरी यहाँ पर उन्होंने ओवररूल कर दी या उसको सेट असाइड कर दिया एक तरह से। और इसके बाद से ये ऐसा केस है जिससे ये शुरू हुआ कि आर्टिकल 21 को कितना भी खींचा जा सकता है, और आर्टिकल 21 जो है उसके बाद से एक्सपेंड होना शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो आप कहिए वो जो है राइट्स उसमें डाल दिए हैं कुल मिलाकर के। राइट टू स्पीक, राइट टू नॉट स्पीक, कुछ भी
का ये जो एक्सपेंशन हुआ है वो मेनका गांधी केस की वजह से हुआ है, जिसमें मेनका गांधी को कुछ नहीं मिला। केशवानंद भारती केस में केशवानंद को कुछ नहीं मिला लेकिन देश को मिला। मिनरवा मिल में मिनरवा मिल को कुछ नहीं मिला लेकिन देश को मिला। मेनका गांधी को कुछ नहीं मिला लेकिन देश को मिला। और जहां तक एनजेसी है, एनजेसी में तो इसके अलग अलग केसेस हैं जो इमरजेंसी के समय से ही इसको देखा जा सकता है कि शुरू में जब इमरजेंसी में जिन लोगों हेबियस कॉर्पस जो पिटिशंस थी वो सरकार के अगेंस्ट में जिन्होंने डिसाइड की उनको बदला गया। बाद में फिर एसपी गुप्ता का केस हुआ। शुरू में सकलचंद का केस माना जाता है, उसका ट्रांसफर हुआ था और भी 17-18 जजेस थे हाई कोर्ट के। उसके बाद एसपी गुप्ता का केस आया, फिर सुप्रीम कोर्ट एओआर एसोसिएशन का केस था, फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस था जिसमें कोलिजियम सिस्टम ये सब बने और आगे चले। पहले कोलिजियम सिस्टम जो बना 92 के करीब में एससी एओआर वाले केस में, तो उसमें यह था कि कोलिजियम 3 लोगों का था, बाद में उसमें 5 कर दिया गया बढ़ा करके। और एनजेसी में ये कहा गया कि भाई जो है इंडिपेंडेंट जो पार्लियामेंट की तरफ से एक कमीशन बनाने की बात की गई जिसमें एग्जीक्यूटिव के लोग भी थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि इसमें ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये इटसेल्फ स्टेट पे है और ऐसा नहीं हो सकता। उसके चलते एनजेएसी को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इसमें जो कि पहले से माना गया है कि एक एसेंशियल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वोलेट नहीं कर सकते। ये एनजेसी यानी इसके 4 केस हैं कुल मिला, ये भी इंपॉर्टेंट केस हैं। और अयोध्या टेम्पल का केस ऐसा है कि ऐसे ये एक प्रॉपर्टी केस ही था सिंपल, बट इसमें फेथ जुड़ी हुई थी हिंदू मुस्लिम की। सर ऐसे लोग मान रहे थे कि ये केस लंबा चलेगा क्योंकि ट्रायल कोर्ट में बहुत लंबा चला, फिर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया तो तकरीबन 2010 में। अब ये केस अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाल करके जो है अब ये सुना गया। शुरू में बात हुई कि कितने लोग सुनेंगे, 3 जज सुनेंगे, बाद में 5 जजेस के पास गया और 5 जजेस ने यूनानिमसली जो है इस केस में डिसाइड किया कि राम जन्मभूमि पर या उस भूमि पर श्री राम का मंदिर बने। और मुस्लिम भी, क्योंकि मुस्लिम और हिंदुओं का ये था, तो टू डू कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मस्जिद के लिए भी जगह दी जाए अयोध्या में ही, तो सरकार को उसके लिए भी डायरेक्शन दिए गए और जो है टेम्पल के लिए भी वो भूमि दी गई। क्योंकि हिंदुओं के लिए श्री राम वैसे ही हैं जैसे मुस्लिमों के लिए अल्लाह है और मक्का मदीना की उनके लिए बात कही है। और एक मस्जिद, तो मस्जिद हो या ना हो, मुस्लिम जो है अल्लाह की इबादत कहीं पर भी कर सकते हैं। जो भारतीय जैसे कानून के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार कहा गया है कि जो वो एसेंशियल पार्ट नहीं है उस हिसाब से कि पूजा पाठ जो इसको क्या कहेंगे, जो इबादत करते हैं मुस्लिम, उसमें कि कहाँ पर वो ऐसा नहीं है कि मस्जिद के अंदर ही की जा सकती है, वो कहीं पे भी की जा सकती है। लेकिन उनके लिए भी एक 5 एकड़ जमीन का शायद उसमें प्रोविजन किया गया है कि अयोध्या में ही, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में ही वो दी जाए मुस्लिमों को। तो उसके चलते एक हिंदू मुस्लिम का एक बहुत कई सौ सालों का, 150 सालों से ज्यादा तो वो कोर्टों में अलग अलग हिसाब से पेंडिंग रहा है केस, उसको भी एमिकेबली सेटल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये 5 केस मेरे हिसाब से बड़े लैंडमार्क और बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अब तक। आप कौन से 5 केसेस मानते हैं कि इंपॉर्टेंट या लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के? तो आप भी अपनी बात बताइए। और आपको ये कैसा लगा ये वीडियो, ये भी बताइए। क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज भी कीजिए, अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।